फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस को हम कुछ आर्टिकल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग अच्छे से समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 से है। क्वेश्चन कहता है द इकोनॉमिक डाउनटर्न ड्यू टू पैंडेमिक मे लीव people vulnerable to use traffic illicit drugs. Explain reasons of such vulnerability and suggest measures to mitigate it. तो महामारी के कारण आर्थिक मंदी लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन और तस्करी के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसी भेद्यता के कारणों को बताएं और इसे कम करने के उपाय सुझाएं। तो हमें ये बताना है कि ड्रग का जो डिपेंडेंसी है वो किसी भी इकोनॉमिक डाउनटर्न में हो जाती है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है। इससे लोग जो है इलिसिट ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें जो है आंसर लिखना है। इसको हम द हिंदू से लिखेंगे। बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आया है, यूएन के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसको आज हम देखेंगे और ये आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 2 से है। क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर चाइनाज एग्रेसिव पोस्चरिंग अलोंग एलएसी। तो यहाँ पे चाइना क्यों एलएसी पे इतना एग्रेसिव हो रहा है, इसको हम देखेंगे। इसके अगेन बहुत अच्छा इसके लिए आर्टिकल है। इसमें कुछ हम वर्ड्स देखेंगे। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है, फिर उसके अलावा जो स्विंग स्टेट है वो क्या था, ये सारी चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से है, अगेन चाइना से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है इंडिया नीड्स टू ओवरहॉल हाउ इट डील्स विद चाइना एंड इंडियाज मिलिट्री एपरेटस इटसेल्फ नीड्स इट्स own strategic rethink if it is to play a meaningful part in this reorientation. Elucidate मतलब कि इंडिया को ये दोबारा देखना होगा कि हम किस तरह से चाइना के साथ डील करें, और इसके लिए हमारा जो मिलिट्री अपरेटस है इसको स्ट्रैटेजिकली रीथिंक करना होगा, जिससे कि ये एक मीनिंगफुल पार्ट मिलिट्री प्ले कर सके चाइना के साथ रीओरिएंटेशन में। तो इसे हमें समझाना है। तो आज ये 3 हमारे आर्टिकल्स हैं। इस वाले को हम ORF के एक आर्टिकल से देखेंगे। अगेन बहुत अच्छा आर्टिकल है, जहाँ से हम कुछ सजेशंस को लेकर के चाइना के ऊपर जो आंसर है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। स्टैंड अलोन ऐसा भी आंसर आपका क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो चलिए आज जो आर्टिकल्स आए हैं उनको देखते हैं और अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम उन आर्टिकल्स को समझ के करेंगे। आप फिर समझने के बाद आंसर्स लिखेंगे और आंसर लिखने के बाद आप मुझे भेज सकते हैं help.civilstayari@gmail.com, या फिर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं @civilstayari ग्रुप। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। फिर इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम के चैनल @civilstayari को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ना इसकी मैं PDFs वगैरह डालती रहती हूँ, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगी। इसके लिए आप हमें हमारे जो ग्रुप है, हमारा जो चैनल है सिविल्स तैयारी, उसको ज्वाइन करना होगा। बाय द वे 10 बजे हम जो है क्विज़ कराते हैं अपने ग्रुप पर, तो आप हमारी क्विज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। रियल टाइम क्विज़ होती है, 30 सेकंड्स का आपको टाइम मिलेगा, बॉट के द्वारा कंडक्ट होगी, और उसके साथ साथ रैंकिंग भी आती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर शाम में ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास हम जो है करंट अफेयर्स की क्विज़ कराएंगे, और करंट अफेयर्स की जो क्विज़ होगी उसके लिए ऑलरेडी आपको जो है रीडिंग मटीरियल पहले दे दिया जाएगा, लिंक्स दे दी जाएंगी जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बेसिस पर हम क्विज़ कराएंगे। तो डेली बेसिस पर आपका जो है डेली का करंट अफेयर्स होता रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं डेली आंसर राइटिंग चैलेंज को समझने के लिए। अपने जो है टॉपिक्स उनको देखते हैं, अपने आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। सो गाइस, पहला जो आर्टिकल है हमें वो देखना है ड्रग अब्यूज़ अमिस्ट पैंडेमिक। तो ये आर्टिकल को हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न में लीव पीपल वल्नरेबल टू यूज़ एंड ट्रैफिक इलिसिट ड्रग्स। तो अभी एक रिपोर्ट जो है UN की तरफ से आई है, और रिपोर्ट का कहना है कि ज़्यादा लोग आज के टाइम में ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। मतलब कि कोविड क्राइसिस की वजह से जो है ड्रग का यूसेज बढ़ा है। कोविड क्राइसिस ने हमारी जो फ्रेजिलिटी है, मतलब कि हमारी जो वीकनेस है, उसको एक्सपोज किया है। हेल्थ सिस्टम देखिए स्ट्रेन्ड है इस वक्त। सोशल सेफ्टी नेट जो है वो लिमिट तक स्ट्रेच हो चुके हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न जो कॉज हुआ है पेंडेमिक की वजह से, इससे काफ़ी सारे लोग जो है सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग में और उससे रिलेटेड क्राइम में।
ये जो है हमने ऐसा पहले भी देखा था, जब ग्लोबल रिसेशन हुआ था 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त, उस वक्त जो है बहुत सारा ड्रग यूसेज बढ़ा था और ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ी थी। ड्रग यूज़र्स को जो है चीप और सिंथेटिक सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, और उनके जो पैटर्न है वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है इंजेक्टेबल ड्रग्स की तरफ। मतलब कि अभी वो इनहेलिंग वाले सब्सटेंस को छोड़ करके इंजेक्शंस यूज़ करना शुरू कर दिया है उन्होंने। और गवर्नमेंट्स जो है इस वक्त काफ़ी उन्होंने रिड्यूस कर दिया बजट को ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो आप देखिए एक प्रॉब्लम क्या है, एक तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है। ऐसे में लोग जो है क्या कोशिश कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल इनकम बढ़ाने के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग से क्या होगा, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि यूसेज बढ़ जाएगा, यूसेज बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो सोशल सेफ्टी है वो कम है, सोशल सेफ्टी नेट कम है। इसीलिए अगेन वही रीज़न आता है कि हमारा फिनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ट्रैफिकिंग हो रही है। तो आप देखिए ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे ट्रैफिकिंग लिखेंगे आप, ट्रैफिक, क्यों ट्रैफिक हो रहा है, रीजंस आप लिख सकते हैं। पहला रीज़न है कि कोविड की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, दूसरा रीज़न आप लिख सकते हैं सेफ्टी नेट की कमी, लैक ऑफ सेफ्टी नेट, इसकी वजह से ट्रैफिकिंग हो रहा है। ट्रैफिकिंग से क्या होगा, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो यूसेज है वो भी बढ़ जाएगा। एक तरफ तो ये हो रहा है, यूसेज बढ़ रहा है। उसके दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अब यूसेज बढ़ा है तो इसको कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट दूसरी तरफ क्या करे, गवर्नमेंट ने अपने बजट्स को रिड्यूस किया हुआ है, बजट घटाए हुए हैं ड्रग प्रॉब्लम से डील करने के लिए। ऐसे में वल्नरेबल और मार्जिनलाइज ग्रुप जैसे कि यूथ हो गए, विमेन हो गए और पुअर हो गए, ये सबसे ज़्यादा हार्म होते हैं। हम एक ग्रेव जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं अपनी जनरेशन में। देखिए 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, वो इस वक्त के फाइनेंशियल क्राइसिस के सामने कुछ भी नहीं है। ये हमारी जनरेशन का एक बहुत बड़ा, बहुत ही ग्रेव सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और गवर्नमेंट्स जो है ऐसे में इग्नोर नहीं कर सकती हैं इलिसिट ड्रग के डेंजर को, क्योंकि इससे पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी दोनों चीज़ ही खराब होती है। पूरे दुनिया में, ये कोई एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्क है और कॉन्सिक्वेंस है ड्रग यूसेज का, उसकी वो क्या होता है, रिस्क और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। रिस्क देखिए, पॉवर्टी एक रिस्क होती है। आप गरीब हैं तो आप जो है फिनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इलिसिट काम कर सकते हैं, ऐसे में ड्रग ट्रैफिकिंग भी एक काम किया जाता है। तो पॉवर्टी, यूज़ और रिस्क और कॉन्सिक्वेंस दोनों क्या है, पहला है आपका पॉवर्टी, दूसरा है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की और जॉब की, तीसरा है स्टिग्मा और सोशल एक्सक्लूजन, जिसकी वजह से जो है इनइक्वालिटीज़ डिपेंड होती हैं, और अगेन हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से दूर जाते हैं, और ड्रग ट्रैफिकिंग का रिस्क जो है बढ़ जाती है, ड्रग यूसेज की रिस्क बढ़ जाती है। अब देखिए ज़्यादा लोग जो है ड्रग यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने डेवलप कंट्री से में एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। और ड्रग यूसेज जो है उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा है जहाँ पर वेल्दी सेगमेंट रहता है, तो वेल्दी सेगमेंट में ड्रग यूसेज ज़्यादा देखा जाता है। बट प्रॉब्लम ये अब फेस की जा रही है कि अब इवन जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, वो भी जो है इस डिसऑर्डर को डेवलप करना उन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल यूसेज देखिए वेल्दी में ज़्यादा है, बट ये डिसऑर्डर आगे जो बढ़ेगा वो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोगों में बढ़ेगा। आउट ऑफ 8 पीपल जिनको जो है ड्रग ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनमें से केवल जो है एक रिसीव कर पाता है। और ऐसा ये जो है आपकी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 का कहना है। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट बताती है कि 1 आउट ऑफ 8 पीपल जो कि ड्रग एडिक्ट हैं, उसमें से केवल एक का रिहैबिलिटेशन हो पाता है या उसको रिहैबिलिटेशन मिल पाता है। 35.6 मिलियन लोग जो है दुनिया में ड्रग यूसेज के डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, मतलब कि ड्रग एडिक्शन से सफ़र करते हैं। अब अफेक्टेड सेगमेंट क्यों है, क्या है, देखिए जो भी ड्रग यूज़र्स हैं उनमें 3 में से जो एक ड्रग यूज़र है वो विमेन है। बट विमेन जो है केवल जो है 5 में से अगर कोई 5 रिहैबिलिटेशन के लिए आए हैं, उसमें से केवल एक जो है वुमेन वे रिहैबिलिटेशन के लिए आती है। तो इंसिडेंस ऑलमोस्ट आप देखेंगे 33.33% का है विमेन का ड्रग यूसेज इंसिडेंस, पर ड्रग रिहैबिलिटेशन में केवल ओनली 20% जो है इंसिडेंस हो रहा है। तो विमेन काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेड है एज कम्पेयर टू मैन इन टर्म्स ऑफ ड्रग रिहैबिलिटेशन। वीमेन अगर ड्रग रिहैबिलिटेशन नहीं करती हैं तो उसका जो फ़र्क पड़ेगा पूरी फैमिली के ऊपर फ़र्क पड़ता है, बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, और बहुत ज़्यादा जो है स्टिग्मा के साथ साथ फैमिली जो है डिसरप्ट हो जाती हैं, फैमिली लाइफ्स डिसरप्ट होती हैं। उसके अलावा जो लोग हैं प्रिजन सेटिंग्स में, माइनॉरिटी इमिग्रेंट्स जो होते हैं, डिस्प्लेस जो लोग जो होते हैं, इनको डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, और यहाँ पे भी ड्रग यूसेज बढ़ा है। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे ड्रग यूसेज बढ़ रहा है।
जो लोग प्रिजन में हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इमिग्रेंट्स हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, जहाँ पे जो है बैरियर्स हैं, स्टिग्मा है और डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पे जो ड्रग यूसेज है ज़्यादा देखा गया है। ऑलमोस्ट 269 मिलियन पीपल जो है ड्रग यूज़ करते थे 2018 में, और ये जो फिगर है 2009 के कंपैरिजन में 30% ज़्यादा है। तो 2009 से हम 18 में देख रहे हैं, 9 साल के अंदर में 30% का जो ड्रग यूसेज है वो बढ़ा है। और ये जो सबसे बड़ा जो कोहर्ट है जहाँ पे ड्रग यूसेज बढ़ा है वो एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स हैं। एक और प्रॉब्लम क्या है कि जब ड्रग एडिक्शन हो जाता है तो फिर जो है पेन रिलीफ के लिए कंट्रोल ड्रग चाहिए होते हैं और एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज चाहिए होती हैं ड्रग एडिक्शन को दूर करने के लिए। तो जो 80% लोग हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहती है जहाँ पर कंट्रोल ड्रग्स नहीं हैं पेन रिलीफ के लिए और एसेंशियल मेडिकल यूसेज के लिए। तो अगेन यहाँ पे ऐसे लोग अगर ड्रग जो है एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट्स ने कंटिन्यूसली यूएन को प्लेज किया है कि वो एक साथ मिलकर काम करेंगे इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए, ड्रग प्रॉब्लम के चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के को जो है रीच किया जा सके। 2019 में मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन जो है अडॉप्ट हुआ था। कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स ने जो डिक्लेरेशन किया था उसको सभी गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट किया था। बट जो यूएन का डेटा दिखाता है और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 जो दर्शाती है वो ये इंडिकेट करती है कि जो सपोर्ट गवर्नमेंट्स दे रही हैं वो एक्चुअली फॉल डाउन हुआ है। पहले ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था गवर्नमेंट के द्वारा ड्रग एडिक्शन कम करने के लिए, ईयर बाय ईयर जो सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से वो कम हुआ है। रीजनल और ग्लोबल लेवल पर, दोनों लेवल्स पर जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है ड्रग एडिक्शन या ड्रग रिहेबिलिटेशन के लिए वो कम हुआ है। डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है ड्रग एडिक्ट्स के लिए वो 90% तक फॉल डाउन हुई है 2000 से लेकर के 2017 के बीच में। फंडिंग जो है अगर की जाती है तो उससे हम ड्रग को की जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर पाते हैं। फिर जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनको हम बजट लाइन के नीचे जो है प्रोवाइड कर पाते हैं। और इंटरनेशनल डोनर्स की प्रायोरिटी बट यहाँ पे नहीं है। इंटरनेशनल डोनर्स जो है ड्रग यूसेज के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर उसके अलावा एक जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको जो है नहीं रोका जा रहा है कि वो वायबल इनकम जनरेट कर सकें पॉपी फार्मिंग की जगह। तो देखिए इलिसिट जो है पॉपी फार्मिंग की जाती है, स्पेसिफिकली जो गोल्डन ट्राइंगल है वहाँ पर। अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इलिसिट पॉपी फार्मिंग की जाती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इलिसिट पॉपी फार्मिंग की जाती है, और थाईलैंड में। थाईलैंड जो है ये आपका थाईलैंड जो है बेसिक यूसेज है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है और इनके बीच में इंडिया लाई करता है। तो इंडिया से होकर के ये सारी एरिया से जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं पॉपी की, ये यूजुअली जो है पुअर फार्मर्स होते हैं। तो इनके लिए अगर इनको ड्रग यूसेज या ड्रग की कमी हमें करनी है, मार्केट में सप्लाई कम करनी है, तो ड्रग की डिमांड ड्रग की सप्लाई कम करने के लिए हमें जो पॉपी फार्मिंग है इलिसिट बेसिस पे जो होती है, इलीगल जो पॉपी फार्मिंग होती है, उसको कर्ब करना होगा। और उसको कर्ब करने के लिए आपको जो है वायबल ऑल्टरनेटिव इनकम जनरेट करनी होगी फार्मर के लिए। फॉर एग्जांपल हम उनको कुछ और जो है वहाँ प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनको किसी और तरीके से कुछ और उस जगह पे उगवा सकते हैं, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव जो है उनके लिए इनकम सोर्स देख सकते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट इस एरिया में कोई भी कदम नहीं उठा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एक्शन इन दैट एरिया। तो देखिए कोई पीछे ना रह जाए, इसके लिए हमें जो है एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन करना होगा। और हमें जो है बाकी सर्विसेज के लिए ड्रग का जो डिसऑर्डर होता है, इससे बाकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि HIV क्रिएट होता है, हेपेटाइटिस C होता है, बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको अगर हम कर्व करेंगे तो हेल्थ जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी लोगों की बढ़ेगी। इसके लिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी, जिससे कि कंट्रोल ड्रग्स को जो है का जो एक्सेस है वो रिड्यूस किया जा सके। प्रिवेंशन और डाइवर्शन जो है अब्यूज़, जो भी ड्रग का प्रिवेंशन डाइवर्जन है वो प्रिवेंट किया जा सके। लॉ एनफोर्समेंट हमें स्ट्रेंथन करनी होगी। ट्रांस नेशनल जो ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स हैं उनको जो है डिसमेंटल करना होगा। हेल्थ सेंटर्ड और जेंडर राइट बेस्ड और जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोचेस यूज़ करनी होंगी ड्रग के यूसेज को लेकर के, और रिलेटेड जो भी डिजीज़ को ये सॉल्व करते हैं उसमें किस तरह से हमें बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम्स कैसे आएंगे उनको देखना होगा।
उसके साथ साथ हमें जो है अपनी सोसाइटीज़, जब हम कोविड के क्राइसिस से रिकवर कर रहे हैं तो ऐसे में अपनी सोसाइटी को हम दूसरे क्राइसिस में नहीं डाल सकते। मतलब कि जो ड्रग है उसका ये एक थ्रेट है, ये क्राइसिस की सिचुएशन अटेन कर सकता है, क्योंकि एडिक्शन को एक बार आप कोविड पे विजय पा सकते हैं, पर ड्रग एडिक्शन से विजय पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए एक क्राइसिस से जूझने के लिए आप दुनिया को या फिर अपने एडोलसेंट्स को और यंग एडल्ट्स को जो है दूसरे क्राइसिस के अंदर नहीं डाल सकते। इसीलिए हमें ड्रग स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी जिससे कि हम कंट्री लेवल पर इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें और रीजनल चैलेंजेस को भी मीट कर सकें। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है वाई चाइना इज बीइंग एग्रेसिव अलोंग द LAC। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि चाइना जो है क्यों एग्रेसिव है LAC के ऊपर। क्वेश्चन ये आपको सीधे सीधे दिया हुआ है, GS पेपर 2 के लिए आएगा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आज हम देखेंगे। पहली चीज़ है सलामी स्लाइसिंग क्या होता है, और दूसरी चीज़ है आपका पहला जो हमें पॉइंट देखना है सलामी स्लाइसिंग का, और दूसरा जो हमें देखना है वो स्विंग स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो ये दो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं चाइना से रिलेटेड, आपको कुछ कीवर्ड्स डालने होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कीवर्ड्स का मतलब ऐसे वर्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइना की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी में कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात की थी थ्योरी ऑफ सबवर्जन, ये सबवर्जन करती है चाइना। दूसरी चीज़ हमने क्या किया था, प्रोपेगेंडा। ये जो है चाइना प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाती है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करती है। प्रोपेगेंडा मशीनरी को चला करके चाइना जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करती है। तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है चाइना के संदर्भ में वो होती है सलामी स्लाइसिंग। तो सलामी स्लाइसिंग क्या होती है ये आज हम देखेंगे। अब इससे पहले हम देख लेते हैं क्या इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। देखिए जो टेंशन सभी LAC पर हैं वो काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, और इतना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज चाइना की तरफ से हमने पिछले 20 ईयर्स में नहीं देखा है। क्लैशेस जो गलवान वैली में हुए थे उन्होंने एक बहुत बड़ी फैटेलिटी जो है इंडियन साइड पे डाली है, और नो डाउट चाइना के ऊपर भी फैटेलिटी हुई है। तो चाइना ने अपना जो अब सबसे बड़ी बात यह है कि 45 ईयर्स के बाद ये जो है फैटेलिटीज़ आई हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि चाइना ने अपना जो क्लेम है गलवान वैली के लिए वो रिवाइव कर दिया है। चाइना ने पिछले बार ये क्लेम 1962 में किया था। अगर आप 1962 के पेपर उठा के देखेंगे तो जुलाई में जो है गलवान वैली के ऊपर जो है क्लेम किया गया था, और अक्टूबर के आसपास जो है 1962 का हमारा वॉर हुआ था। बिल्कुल अभी जो हालात चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जो 1962 में इंडिया चाइना के बीच में हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री इस वक्त दोहराती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में हमें चाइना की स्ट्रैटेजीज समझना और चाइना की स्ट्रैटेजीज को एंटिसिपेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना ने अपने क्लेम को जो है गलवान वैली के ऊपर जो क्लेम है इसको रिवाइव कर दिया है, और इंडिया से कहा है कि वो पुल बैक करे इन एरियाज से। सैटेलाइट इमेजेस जो पब्लिक डोमेन में हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि चाइना ने डिफेंस पोजीशंस जो है सेटअप कर लिए हैं इस वैली में। और स्पेसिफिकली अगर हम पांगोंग सो की बात करें तो यहाँ पे भी जो है चाइना ने बहुत हैवी बिल्डअप किया हुआ है फिंगर 4 के आसपास। दोनों साइड्स मतलब इंडिया और चाइना दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रूप मोबिलाइजेशन किया हुआ है, और इन चारों पॉइंट्स पे जो आपके जो है पॉइंट्स हैं इस वक्त, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसमें आपका एक तो आपका फिंगर्स आएगा, फिर हॉट स्प्रिंग्स एरिया आएगा, फिर आपका जो है चूसूल का एरिया आएगा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो गलवान वैली का एरिया आएगा। ये सारे आपके जो है इस वक्त प्रेशर पॉइंट्स हैं, और इन प्रेशर पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा जो एक हैवी बिल्डअप बना हुआ है दोनों एरियाज़ का, दोनों का, इंडिया का भी और चाइना का भी, और जो टेंशन्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और इस वजह से जो कॉम्प्लेक्स जो है ग्राउंड सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो ये जो करंट सिचुएशन है एकदम से ऐसे कैसी हो गई? तो 2017 में इंडिया और चाइना ने एग्री किया था कि हम एमिकेबली रिजॉल्व करेंगे डोकलाम के स्टैंड ऑफ को, और डोकलाम का स्टैंड ऑफ जो 2 महीने चला था वहाँ पे कोई जो है ब्लड नहीं गिरा था, कोई भी जो है सोल्जर हताहत नहीं हुआ था, कोई भी शॉट फायर नहीं हुआ था। इस वक्त भी आप देखें तो कोई भी शॉट फायर नहीं हुआ है। एनडीए गवर्नमेंट को, उस वक्त भी एनडीए की गवर्नमेंट थी और आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, उन्होंने काफ़ी केयरफुली जो है ये देखा था कि किसी भी तरह से वो चाइना की डोमेस्टिक या जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ को ना वो हानि दें या फिर उनको ना प्रेस करें।
तो चाइना की अगर हम बात करें, चाइना के संदर्भ में आपने देखा होगा चाइना जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और चाइना जो है काफ़ी एग्रेसिवली ले लेती है किसी भी हमारे व्यू पॉइंट्स को, या अगर हम कुछ भी प्रेस में डाल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, तो चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन चीज़ों को लेती है। तो मोदी इवन जब हमने क्वाड का फॉर्मेशन किया था तब भी इंडिया ने जो है डायरेक्टली चाइना का नाम लेकर के क्वाड के को जो है चाइना के चैलेंज के रूप में पेश नहीं किया था। यूएसए और एशियन पैसिफिक कंट्रीज जो है रीअसर्ट कर रही हैं कि में जो है इंडिया का कमिटमेंट रीअसर्ट किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रीअसर्ट किया जा रहा है, ऐसा इंडिया का कहना था। इंडिया ने कहीं भी चाइना का जो है नाम नहीं लिया था, जिससे कि चाइना को डायरेक्टली जो है हम चैलेंज ना करें। इंडिया हमेशा जो है चाइना को क्रिटिसाइज़ करने से थोड़ा सा पीछे रहा है। डायरेक्टली हमने चाइना को एज सच क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, चाहे वो डीरेकलाइजेशन कैंप की बात हो, जिंगजियांग प्रोविंस में जो उइघुर के कैंप्स हैं, तो हमने डायरेक्टली उसको चाइना को इस मैटर पे कुछ नहीं कहा है। फिर जो हांगकांग के प्रोटेस्ट हैं वहाँ पे भी हमने कुछ नहीं कहा चाइना को लेकर के, और जो ताइवान के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसमें भी हमने हमेशा से वन चाइना पॉलिसीज़ को मेंटेन रखा है। तो हमारी तरफ से जो चाइना को प्रोवोकेशन देने की बात है, तो ये काफ़ी सारे एरियाज थे जहाँ पर हम प्रोवोकेशन कर सकते थे, बट हमने ऐसा जो है वर्बली कोई प्रोवोकेशन नहीं किया है, चाइना की सेंसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखा है। बट अगर फिर भी चाइना इस तरह से अपना जो टेंशन है एलएसी पे क्यों बढ़ा रही है, तो रीज़न क्या है? रीज़न सबसे पहला है सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी। तो रीज़न है कि जो चाइना है वो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है। देखिए, एक जो पॉपुलर अभी आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है फिलहाल, आपने जो है इतनी सारी मीडिया वॉइसेस में देखा होगा, हर डिबेट में ये चीज़ सुनी होगी, और इस पेपर में आपने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें आपने हर जगह देखा होगा कि इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया, इसलिए चाइना जो है अपना जो ये करने की कोशिश कर रही है, एलएसी पे टेंशन बढ़ रही हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये जो है सच्चाई नहीं है इस आर्ग्यूमेंट में, ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही हॉलो है। देखिए, एक जो यहाँ पे एक दूसरा ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन है उस वजह से चाइना जो है चिढ़ गया है। अब देखिए, चाइना का जो भी मूव है, कहीं ना कहीं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग चाइना की आंखों में चुभ तो रहा है, क्योंकि चाइना को एक डर है कि हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अच्छा हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो है 3 चीज़ें कही जाती हैं। यहाँ पे पहले मैं रोक करके सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी को रोक करके आपको जो है इंफ्रा बिल्डिंग की बात बताती हूँ। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अच्छे से हो जाता है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली चाइना को चैलेंज करेंगे। अब आप सोचेंगे कैसे? देखिए, चाइना का जो एक सबसे बड़ा रोड है वो G219 करके एक हाईवे है, जो कि इनका तिब्बत और जिंगजियांग प्रोविंस से से जाता है और मेनलैंड चाइना को कनेक्ट करता है। अब ये अगर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी तो ये G219 हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, तो हम कभी भी चाहें इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। यहाँ से जो चाइना का एकदम मेनलैंड जो है ब्रेक अवे हो सकता है चाइना के इन जिंगजियांग प्रोविंस से और तिब्बत प्रोविंस से। तो पहला रीज़न ये है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का बढ़ाने का, जो चाइना को नर्वस करता है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारी बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा एयर स्ट्रिप्स बिल्डअप कर ली हैं अपने चाइना के आसपास के एरियाज़ में। तो और जबकि चाइना की केवल 3 एयर स्ट्रिप्स हैं हमारे जो लद्दाख के आसपास का रीजन है वहाँ पर। तो हम कभी भी चाहें, अगर हम जो है एयर स्ट्राइक करते हैं, तो चाइना के अगर हम इन 3 एयर स्ट्रिप्स को हताहत कर देते हैं या फिर इनको डैमेज कर देते हैं, चाइना जो है काउंटर ऑफेंसिव हमारे ऊपर सही से नहीं ले पाएगा। तो ये रीजंस हैं जिस वजह से चाइना जो है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहता है, और इसको लेकर के चाइना ने एक डिसाइसिव स्टेप उठाने की कोशिश की है इस बार एलएसी पे टेंशन बढ़ाकर। बट ये देखिए, कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स की लैंड के लिए चाइना क्या अपने इंडिया को स्ट्रैटेजिकली लूज़ कर देगा वेस्ट को? ये एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये क्लेम किया है कि जो टेंशन्स हैं बॉर्डर पर वो इंडिया को कहीं ना कहीं यूएस के साथ स्ट्रैटेजिकली कपल कर देंगे। इंडिया को आपने एक जो है वो भी देखा होगा, एक मीम आजकल चल रहा है जहाँ पे हॉक है, फिर उसके नीचे यहाँ पे टाइगर खड़ा हुआ है और इधर ड्रैगन है। मतलब कि हॉक के विंग के नीचे टाइगर खड़ा हुआ है। टाइगर जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हॉक जो है यूएसए को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ड्रैगन जो है चाइना को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो जो है चीज़ें बोली जा रही हैं कि अगर चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली, अगर चाइना इतना ज़्यादा जो
है ऑफेंसिव करेगा, ज़रा सी जो लैंड है 37 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड है उसके ऊपर अगर इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो चाइना जो है इंडिया को स्ट्रैटेजिकली लूज़ कर देगा। तो चाइना जानता है कि वो यहाँ पे हमने देखा कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आए हैं। पहले चाइना ऐसा नहीं चाहता था, चाइना हमेशा इंडिया को एज ए न्यूट्रल स्टेट बना के रखना चाहता था। अभी कोविड-19 के बाद क्लियर शिफ्ट देखा है हमने चाइना की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। चाइना जो है अपनी चाइना की जो टेंशन्स हैं यूएसए के साथ बढ़ रही हैं। उसके अलावा उसको जो है चाइना यूएसए ने कई बार थ्रेटन किया है ताइवान को लेकर के कि ताइवान के साथ वो डिप्लोमेटिक संबंध बना लेगा। फिर रिपीटेडली जो है नेवल इंसिडेंट्स हो रहे हैं चाइना के द्वारा जो है रिपीटेडली इंकर्शंस किए जा रहे हैं साउथ चाइना सी में। और उसके अलावा यहाँ पे जो टेंशन्स हैं एलएसी पे, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जो चाइना का ये जो एग्रेसिव मूड है ये कहीं ना कहीं चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके शिफ्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें जो है ये समझना होगा कि चाइना के पास चाइना के पास इतने एग्रेशन का सोर्स क्या है, चाइना इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहा है। पहला रीज़न ये है कि चाइना आज का जो है काफ़ी एम्बिशियस है और एक राइजिंग पावर है जो कि अपनी ग्लोबल ऑर्डर को रीओरिएंट करना चाहता है अपने फेवर में। तो चाइना जानता है कि एक हेगमन है वर्ल्ड में वो यूएसए है और चाइना को लगता है कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो यूएसए को डायरेक्टली चैलेंज कर सके। तो इसीलिए इस वक्त चाइना जो है एम्बिशियसली अब ग्लोबल ऑर्डर को रीओरिएंट करने की कोशिश कर रहा है अपने फेवर में। तो अगर इस वक्त अगर हम देखें जहाँ पे चाइना को डायरेक्टली सोवियत यूनियन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, देखिए चाइना सोवियत यूनियन नहीं है। चाइना को आप सोवियत यूनियन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि चाइना की जो राइज है वो कोई आइडियोलॉजिकल राइज नहीं है। चाइना और यूएसए आइडियोलॉजिकली डिफरेंट नहीं है। चाइना का जो एक स्ट्रैटेजी रहती है वो अपनी नेशनलिस्टिक आउटलुक को लेकर के चलता है। तो चाइना एक आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं है, चाइना एक नेशनलिस्टिक स्टेट है। और यहाँ पे जो है चाइना ये नहीं इंटेंड करता कि वो कम्युनिज्म को बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करे, बल्कि चाइना एक नेशनलिस्टिक स्टेट होने के वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखने की कोशिश करता है। तो ये डिफरेंस है चाइना में और सोवियत यूनियन में। दूसरी चीज़ अगर हम राइजिंग चाइना की बात करें तो चाइना जब उठ रहा था उस वक्त उसने बहुत सारी टेक्टिकल पोजीशंस जो है अपनाई थी। फॉर एग्जांपल हाइड्योर कैपेसिटी एंड बाइडोर टाइम, ये डेंग जियापोंग का दिया हुआ एक स्ट्रैटेजी थी कि आप अपनी कैपेसिटी को चुपचाप हाइड करो, टाइम को बाइड करो, मतलब टाइम लो और जब अपनी कैपेसिटी तुम्हारी बन जाए उसके बाद जो है एग्रेशन दिखाओ। तो यही चाइना ने किया है। उस वक्त जब चाइना राइज कर रहा था तो उसका कहना था वर्ल्ड के सामने कि हमारी पीसफुल राइज होगी, हम पीसफुली डेवलप करेंगे, एशिया का जो है वो होगी, एशिया में हम जो है पीस लाना चाहते हैं, एशियन सेंचुरी होगी ये। तो ये पीसफुल जो डेवलपमेंट का जो इन्होंने एक क्लोक धारण किया था, एक भेष धारण किया हुआ था, वो अब उतरता हुआ नजर आ रहा है। चाइना ने ये सारा जो टैक्टिकल शिफ्ट थी, टैक्टिकल पोजीशन सिर्फ अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनाई थी। अब वो इरा खत्म हो चुका है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के अंदर चाइना के थिंक टैंक ये समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना की बोलबाला हो। ग्लोबलाइजेशन एक इरिवोकेबल क्राइसिस है जिसने जो है जो कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा एक्सेंचुएट हो गया है, मतलब और ज़्यादा बढ़ गया है। ग्लोबलाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गई हैं। ऐसे में यूएसए इस वक्त जो है आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट के अंदर में है जो कि अमेरिका फर्स्ट को रखता है। तो एक जो है वैक्यूम क्रिएट हुआ है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में और ग्लोबली जो है एक लीडरशिप की कमी है। तो इस वक्त चाइना को लगता है कि चाइना जो है उस ग्लोबल वैक्यूम को हासिल करके लीडरशिप पोजीशन अपना सकता है, इसीलिए ये एग्रेसिव हो रहा है और वर्ल्ड को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, छोटी कंट्रीज़ को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि चाइना कई सारे फ्रंट पे वॉर लड़ सकता है। तो चाइना कैन फाइट ए वॉर एट मल्टीपल फ्रंट्स। ये कहीं ना कहीं चाइना का ये एक पोस्चरिंग है जो चाइना इस वक्त करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा यहाँ पे जो ये जो फाइट बैक है चाइना की, उसको गेम थ्योरी सलामी टैक्टिक्स कहते हैं। सलामी स्लाइसिंग या सलामी टैक्टिक्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जब एक डोमिनेंट पावर अपनी हेगमनी को इस्टेब्लिश करता है पीस बाय पीस, मतलब एक एरिया में इस्टेब्लिश कर लिया, फिर दूसरे एरिया में गया वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया, फिर तीसरे एरिया में गया वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया। तो चाइना की हमेशा से स्ट्रैटेजी रहती है कि धीरे धीरे करके छोटी छोटी टेरिटरीज़ को एनक्रोच करो। आप इसका जो है चाइना के मैप से भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जिंगजियांग प्रोविंस ये जो है मंगोलिया, ये लिया गया है आपका
ये जो है चाइना की ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। तिब्बत जो है एक न्यूट्रल बफर जोन हुआ करती थी। तिब्बत कभी भी जो है चाइना का हिस्सा नहीं था। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। तिब्बत को ले लिया। इनर मंगोलिया इसको जो है हड़प लिया। हांगकांग इसको हड़प लिया। तो ये जो है चाइना की सलामी स्लाइसिंग की टेक्निक थी, काफ़ी पहले से थी। वर्ल्ड अभी तक जो है इसको नज़रअंदाज करता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन एरियाज़ को चाइना ने हड़पा था वो पहले भी चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाई करते थे। अब चाइना अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के हड़पने की कोशिश कर रहा है। पीस बाय पीस जो है वो लोगों के मतलब बाकी कंट्रीज़ के ऊपर अपनी हेगमनी, अपनी जो दादागिरी है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया उसमें एक स्लाइस है, उस सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी का एक स्लाइस है जिसके ऊपर चाइना अपनी हेगमनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक रीज़न है चाइना की एग्रेशन का, एलईसी पर एग्रेशन का। ठीक है। दूसरा है कि परसेप्शन ऑफ डिक्लाइन। चाइना को ये लगता है कि इंडिया एक स्विंग स्टेट नहीं है। मतलब कि इंडिया का पहले क्या हाल था कि पहले कभी यूएसए के साथ चले गए, फिर जो है आप रशिया के साथ चले गए। इंडिया एक नॉन अलाइंड कंट्री था, मतलब किसी के साथ इंडिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट नहीं थी। उस वक्त इंडिया एक स्विंग स्टेट की कैटेगरी में आता था। अब इंडिया ऐसी कैटेगरी में नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे एलाई इन प्रोग्रेस है यूएसए का। चाइना जानता है कि इंडिया को वो लूज़ कर चुका है। चाइना जानता है कि इंडिया को वो ऑलरेडी जो है यूएसए की लैब में डाल चुका है। ऐसे में अब वो अगर मतलब उसके पास कोई रिस्क नहीं है कि इंडिया को स्ट्रैटेजिकली लूज़ कर देगा, क्योंकि चाइना को लगता है कि इंडिया को वो ऑलरेडी लूज़ कर चुका है। चाइना का ये देखना है कि अब क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया को लूज़ कर चुका है, इंडिया उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है, इंडिया को वो जो है आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ऐसे में नेक्स्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए चाइना की? नेक्स्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि अब इंडिया को यूएसए के साथ इंटीग्रेट होने से पहले ही इंडिया के ऊपर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो, जिससे कि इंडिया का जो इंटीग्रेशन है वो कम हो पाए, वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को लॉस ऑफ फेस झेलना पड़े। तो ये जो है चाइना यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी है चाइना की, जिस वजह से चाइना एग्रेशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके जो एक्शन है चाइना के, ये रिजल्ट हैं क्योंकि चाइना परसीव करता है कि उसका स्ट्रैटेजिकली लॉस ऑलरेडी हो चुका है इंडिया के मामले में। अगर इंडिया को एज ए काउंटर वेट देखा जाए, क्योंकि इंडिया को ऐसे काउंटर वेट के रूप में बाकी कंट्रीज़ जो है दिखाने की कोशिश कर रही हैं। क्वाड का जो फॉर्मेशन हुआ, G11 का जो फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे चाइना के अगेंस्ट काउंटर वेट में हम इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में चाइना का जो एक डेफिनेट मैसेज है वर्ल्ड को, वो ये है कि वो काउंटर वेट से नहीं डरता है। आप इंडिया को काउंटर वेट बना रहे हैं तो चाइना का जो है ये सबके सामने रिबेलियसली कहना है कि आप किसी को भी काउंटर वेट बनाओ, चाइना इतना कमज़ोर नहीं है, वो किसी से डरता नहीं है। ये मैसेज न केवल इंडिया के लिए है बल्कि बाकी कंट्रीज़ के लिए भी है जो इंडिया को रिक्रूट करना चाहते हैं एज ए काउंटर वेट अगेंस्ट चाइना। तो इस ब्रॉडर फ्रेमवर्क में और भी कुछ फैक्टर्स हैं, लोकल, रीजनल और ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जिस वजह से चाइना जो है एग्रेसिवली शो कर रहा है। तो अब हम लोकल फैक्टर्स देखते हैं। तो हमने दो जो है ब्रॉड फैक्टर्स देख लिए, उसके बाद लोकल फैक्टर्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो इस वक्त पैंडमिक से जूझ रही हैं। उनके अंदर जो है रिविजनिस्ट पावर्स, इसी लिए जो रिविजनिस्ट पावर है चाइना, उसके पास ज़्यादा रूम है कि वो जियोपॉलिटिकल मैनेवरिंग कर सके, क्योंकि हर कंट्री अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। ऐसे में चाइना, जिसके पास कोविड पहले आगे जा चुका है, कोविड से उसकी इस वक्त जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी मिनिमल है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो ऐसे में चाइना जो है अपना ये टाइम को यूज़ करते हुए और वो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। यूरोप जो कि ऑलरेडी वायरस से डिवास्टेटेड है, यूएसए जो है उसकी इलेक्शन ईयर है, कोविड का आउटब्रेक उसको झेलना पड़ रहा है, फिर ब्लैक मूवमेंट वहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो ऑलमोस्ट जो चाइना को सही से चैलेंज कर सकता है, यूरोप और यूएसए जो चाइना को चैलेंज कर सकते हैं, ये दोनों अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। चाइना इसलिए सोच रहा है कि अभी मेरे पास टाइम है, अभी मैं आसानी से जितने भी गेन्स कर सकता हूँ वो करूँ। तो ये जो ग्लोबल लीडरशिप है वो काफ़ी तेज़ी से अनरेवल हो रही है। ऐसे में चाइना अपना जो है एक की प्लेयर की भूमिका निभाना चाह रहा है। अब इंडिया के संबंधित क्या फैक्टर्स हैं। लोकली इंडिया की इकोनॉमी ट्रबल में है, कोविड से पहले भी ये ट्रबल में थी और ज़्यादा ट्रबल में हो गई है।
सोशल अपीवल्स कॉज हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, एनआरसी की वजह से, जिसने इंडिया की पॉलिटी को थोड़ा सा डिसबैंड कर दिया है। नेशनल यूनिटी की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमी है। उसके साथ साथ हमारी जो टेंशन है पाकिस्तान के साथ वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं। चाइना ने कहीं ना कहीं नेपाल को भी चढ़ा करके नेपाल को इंडिया के खिलाफ जो है काफ़ी भड़काने की कोशिश की है। नेपाल ने बाउंड्री इश्यूज़ जो है इंडिया के साथ रेस कर रखे हैं। श्रीलंका अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्स कर रहा है। चाइना वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डीप इनरोड्स बना चुका है। हम्बनटोटा पोर्ट पे को हम जो है कैप्चर कर चुका है। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को अपनाते हुए इंडिया को घेरने की फिराक में है। बांग्लादेश वो भी जो है सीएए की वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूएसए सभी जो है एक ट्रांजिशन प्रोसेस में है। और ऐसे में इंडिया जो है अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ से इंडिया जो एक की प्लेयर था वो बाहर निकल चुका है। तो आप ये देखिए जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ थी जहाँ पे हमारे संबंध और पहले से ठीक थे वो इस वक्त लोएस्ट लेवल पर हैं, पहले के कंपैरिजन में लोएस्ट लेवल पर हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है इंडिया के ऊपर प्रेशर पॉइंट डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनका कॉन्फ्लुएंस जो है इसकी वजह से कंट्री की जो स्मार्ट पावर है उसमें डिक्लाइन आई है। और इसी वजह से चाइना जो है एग्रेसिव मूव्स ले रहा है एलएसी पर। ये स्ट्रैटेजिक ट्रैप है इंडिया के लिए। इंडिया एक ऐसी पोजीशन पर इसलिए रीच हुआ है क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग थी उसमें कहीं ना कहीं गहराई की कमी आई है। हमारी जो डीप एम्ब्रेस है यूएसए को लेकर के वो एक सॉल्यूशन ना होकर के बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान ने एक स्टैडियर अप्रोच लेकर चली है यूएसए को लेकर के। पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश करता है। हमारी जो एक रिटॉरिक्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है एंटी अपनी जो है स्ट्रैटेजिक हितों को ना लेकर के कॉन्टिनेंटल क्वेश्चन पे रिटॉरिक्स नहीं है हमारे। इस वजह से हमारी जो पोजीशन है इस वक्त एलएसी पर थोड़ी सी हमें एग्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसको हमें डिकपल करना होगा इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कंपल्शन से, और उसको हमें नेबरहुड के रियलिज्म में सेटअप करना होगा। सभी नेबर्स के साथ हम दुश्मनी लेकर के नहीं रह सकते हैं। नेबर्स के साथ, कुछ नेबर्स के साथ हमें फ्रेंडली संबंध बनाने होंगे। एटलीस्ट जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध थे उनको जो है हमें गहरा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये तीन, श्रीलंका हुआ, मालदीव्स हुआ, ये सारी कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पर हमारे जो है अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पे हमें अपने संबंध जो है बेहतर करने हैं। अफगानिस्तान में हमें अपना जो है एक अगेन एक एज ए की प्लेयर के रूप में उभर के आना होगा। ऐसे में हमें तालिबान के साथ कहीं ना कहीं नेगोशिएशन लाना होगा, इवन दो इट इज़ अगेंस्ट अवर मॉरल बैकिंग। तो ये सारी चीज़ हमें करनी होगी जिससे कि हम अगेन चाइना को चैलेंज कर सकें, चाइना को जो है मात दे सकें इस चेस के खेल में। सो गाइज नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है अगेन वो चाइना से रिलेटेड है। तो इसमें जो है हमारा 15 जून को क्या हुआ ये नहीं देखेंगे। देखिए जो स्केल है स्टैंड ऑफ का ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है इसका जो एक रवैया है वो चेंज हो चुका है। 3 प्रिंसिपल हमारे हॉट स्पॉट हैं, पांगोंग सो, गोगरा और गलवान वैली। अब इनमें से जो नॉर्थ बैंक है पांगोंग सो का, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसको जो है ऑक्यूपाई कर लिया गया है पीएलए के द्वारा अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स में। काफ़ी ज़्यादा जो है पीएलए का यहाँ पे वो बना हुआ है, प्रेजेंस बनी हुई है। इसकी वजह से यहाँ पे जो पांगोंग सो है यहाँ पे जो स्टेटस क्वो है ये चेंज हो सकता है। गलवान वैली जो कि यहाँ पे इंडियन फैटलिटीज़ हुई हैं, यहाँ पे जो है 1975 में भी फैटलिटीज़ हुई थी, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जो है वीटल रोड लिंक जो है हमारा दौलत बेग ओल्डी रोड जो है उसको डोमिनेट करता है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए चाइना की प्रेजेंस हो जाती है तो हमारा जो डीबीओ रोड है उसके लिए सीधे सीधे खतरा क्रिएट होता है। अब ये जो दो बार जो है हमारी कॉर्प कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है इंडिया और चाइना से की साइड से। उसके अलावा जो लेटेस्ट इमेज है वो ये, उसके बावजूद तो जो लेटेस्ट इमेज है ये शो करती है कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडियन साइड ऑफ एलएसी पे दोबारा बनना शुरू हो गया है। 15 जून को ये डिसमेंटल कर दिया गया था। अगेन 22 जून के आसपास जो इमेज आई थी अगेन इन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिया है। तो ये जो चीज़ नई है वो ये है कि चाइना कॉन्स्टेंटली जो है एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है इंडिया के पूरे बॉर्डर पर। हर क्राइसिस जो कि पीरियोडिकली होता रहता है वो हमेशा चाइना के प्रोवोकेशन से बिगिन होता है। आप चाहे डोकलाम का क्राइसिस ले लीजिए, चाहे आप पहले चुमार का क्राइसिस ले लीजिए, देप्सांग का क्राइसिस ले लीजिए, फिर आप 1975 का क्राइसिस ले लीजिए, 1962 का क्राइसिस ले लीजिए, प्रोवोकेशन हमेशा चाइना की साइड से आती है।
फिर भी जो है 2020 होने के बावजूद भी हम फिर से बैकफुट पर हैं। चाइना और इंडिया ने ऑलमोस्ट 5 जो है बॉर्डर पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किए हैं 1990 से लेकर के। फिर भी इन किसी भी एग्रीमेंट से कोई म्यूचुअल क्लैरिटी नहीं आई है बाउंड्री को लेकर के, ना ही कुछ जो है कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि बीजिंग का जो एंथुजियाज्म है प्रोवोकेशन के लिए वो कम किया जा सके। पैराडॉक्सिकली इन एग्रीमेंट्स ने क्या किया है, जो ऑब्सेशन जो एक आइडिया सा क्रिएट कर दिया है कि LAC पर कोई शॉट फायर नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि एक जो है एक एलूजन है इफेक्टिव डिप्लोमेसी का। शॉट फायर नहीं हो रहा तो ऐसा लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी सक्सेसफुल हो गई है, बट जबकि ऐसा है नहीं। लॉस जो है लाइफ का और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का जब तक होता रहेगा तब तक हमारी इफेक्टिव डिप्लोमेसी नहीं रहेगी। रिस्ट्रेन फायरिंग का मतलब, रिस्ट्रेन जो फायरिंग में है इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रॉडर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ना कर पाएँ। अब चाइना के स्टैंड से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है। गाइज अगेन ये एक कीवर्ड है चाइना के संबंध में, चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है। पिछले वाले आर्टिकल में भी हमने देखा था कि चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है और ये जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट के साथ अच्छे फेथ से डील नहीं करती है, फायरिंग करे या ना करे तो ये जो है अच्छे से डील नहीं करती है। ये मॉरली जो है एथिकली डिसीजंस नहीं लेती है, गुड फेथ में ये काम नहीं करती है। तो यू कैनॉट ट्रस्ट चाइना, ये बात आपको याद रखनी है। आप जब कल को पॉलिसी मेकर्स बनेंगे याद रखें कि चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है, चाइना पे कभी ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो अच्छे फेथ में कभी काम नहीं करेगी। अगेन हमने अभी सलामी स्लाइसिंग देखा था, तो ये जो है कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है, सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश करती है जिससे कि बिट बाई बिट हमारे फ्रंटियर्स को ये धीरे धीरे निबल कर सके, एक एक स्लाइस करके खा सके। बीजिंग का जो मूव है साउथ चाइना सी में वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चाइना का जो एग्रेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स मैटिस, जो कि एक मेरीन कॉर्प्स मेजर जनरल थे इराक वॉर में, उन्होंने अपनी जो है आर्मी को कहा था, देखो पोलाइट रहो, प्रोफेशनल रहो, बट एक प्लान बनाओ कि हर एक जो भी तुम्हें मिले उसको तुम्हें मारना है। मतलब एनिमी की यहाँ बात हो रही है। यही हमारा जो है गाइडिंग प्रिंसिपल मंत्र होना चाहिए चाइना के साथ डील करने का। पोलाइट रहिए, प्रोफेशनल रहिए, बट अगर कोई भी आपको मिले, आपकी जगह पर एनक्रोच करते हो, तो प्लान करिए कि उसको कैसे आपको मारना है। और ये इसी से जो है हम आगे मूव कर पाएंगे। इन डिप्लोमेटिक टर्म्स में हमारे लिए क्या करना होगा कि हमें ट्रस्ट करना है बट हमें वेरीफाई करना है। तो डिप्लोमेटिकली जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रस्ट बट वेरीफाई, और जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी वो ये होनी चाहिए, बी पोलाइट, बी प्रोफेशनल, बट हैव ए प्लान टू किल एवरीबडी यू मीट। अच्छा, हमारे पॉलिसी मेकर्स को और हमारी जनता को ये और चीज़ समझनी है कि रियलिटी ये चाइना की जो प्रॉब्लम है वो नैरो प्रॉब्लम LAC या ग्वादार से रिलेटेड नहीं है, या हमारे स्मार्टफोन्स या टिकटॉक्स या वीडियोस जो हम कंज्यूम करते हैं या क्रिएट करते हैं ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चाइना हमारा क्लियर और प्रेजेंट स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर है। चाइना के जो पब्लिक प्रोनाउंसमेंट है हमारे जो भी हमने काम किया है उसके रिस्पांस में, फॉर एग्जांपल क्वाड के रिस्पांस में, जिसके जो ये जो है सीधे सीधे क्लियर कर देता है कि चाइना ये बिलीव करता है कि इंडिया जो है चाइना की स्ट्रैटेजिक एम्बिशन को कंटेन करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है और सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर जो है एक क्लियर विजन होना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि चाइना करना क्या चाह रहा है, चाइना के दिमाग में क्या चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग चाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाइना जो है कंटिन्यू करता है अपने एजम्पशंस पे एक्ट करता है। चाइना के जो भी काम होते हैं ना, चाइना जो भी काम करता है वो अपने एजम्पशंस से काम करता है। 1962 में ये देखा था हमने। चाइना ने एज्यूम किया कि हम USA के साथ मिलकर के तिब्बत में जो है CIA के एजेंट्स को पहुंचा रहे हैं और तिब्बत में जो है ट्रबल को फोमेंट कर रहे हैं। तो चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वो USA के ऊपर तो अटैक कर नहीं सकता था, चाइना ने एज्यूम किया। तो चाइना हमेशा जो है अपने एक्ट्स को एजम्पशन के बेसिस पे करता है। चाइना एज्यूम करता है कि इंडिया जो है चाइना को कंटेन कर रहा है, इसलिए चाइना जो है इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में हमारी जो रीजनल और ग्लोबल अलायंसेस हैं उनको जो है अच्छे से हमें उनको जो उनका जो मेंटेनिंग करनी होगी वो अच्छे से मेंटेन करनी होगी। उसके साथ साथ हमारी जो मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी है वो हमें जो है अब कपलिंग करनी होगी, एटलीस्ट चाइना के संबंध में कपलिंग करनी होगी इनकी, इन दोनों को एक साथ मिला करके देखना होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, एक ऑल गवर्नमेंट एंडेवर करना होगा जिससे कि चाइना को डील किया जा सके। इसके लिए हमें मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि चाइना का अगर कोई एडवेंचरिज्म होता है, चाइनीज़ जो है कभी भी घुसे चले आते हैं हमारी टेरिटरी में, तो उसको रोका जा सके। तो इसके लिए बहुत जो है मासिव लेवल पर हमारी जो है मिलिट्री की मोबिलाइजेशन करना होगा चाइनीज़ बॉर्डर पर, और वो हर एरिया के बॉर्डर पर। अगर आपका 1 किलोमीटर का भी बॉर्डर जो है अनमैन्ड रह गया या यहाँ पर हमसे चूक हो गई तो चाइनीज़ कंटिन्यूसली जो है उसको निबल करने की कोशिश करते हैं। तो ये
चाइनीज़ एडवेंचरिज्म को रोकने के लिए मिलिट्री की रिक्वायरमेंट होगी। इंडिया की मिलिट्री जो है के अंदर हमें सीरियस रिफॉर्म्स लाने होंगे जिससे कि हम सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट कर सकें। तो एक हमारा भी थिएटर कमांड हमें क्रिएट करना होगा लाइक चाइना, जिससे कि हम चाइना से जो एमिनेटिंग थ्रेट है उसको हम इफेक्टिवली डील कर सकें। हमारी जो मिलिट्री रिस्पांस है वो रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, और अगर रिएक्शनरी रहना भी है तो रिस्पांस हमारा स्लो नहीं होना चाहिए, अंडर साइज नहीं होना चाहिए स्केल में, नहीं तो हमें 1962 की तरह जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ब्लिट्जक्रिग का आपको मौका नहीं देना है चाइना को, मतलब चाइना एकदम से आए अटैक करके चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो हमारी रिएक्शनरी रह जाती है क्योंकि प्रोवोकेशन हमेशा चाइना की तरफ से आता है, दूसरी चीज़ हमारे रिस्पॉन्स जो है स्लो हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें जो है रिवर्सेस फेस करने पड़ते हैं। तो अगर हमारा रिएक्शनरी रिस्पांस है भी तो रिस्पांस स्लो नहीं होना चाहिए और अंडर साइज नहीं होना चाहिए स्केल में। स्केल हमारा जो है चाइना से ऊपर होना चाहिए जिससे कि हम डिटरेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। दूसरी चीज़ क्या है, हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी है। इसके लिए देखिए हमें जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट है सीक्वेंशियल करिए, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कीजिए। जल्दी से जल्दी आप जो मिलिट्री बिल्टअप है, मिलिट्री जो डिवाइसेस हैं उनको आप प्रोक्योर करके रखिए जिससे कि हमारे रिस्पॉन्सेज जो है चाइना के स्केल को मैच कर सकें। उसके अलावा अभी फ़िलहाल के लिए कॉम्बैट मास जो है इमीडिएट फ्यूचर के लिए हमें चाहिए होगा, आर्टिलरीज वगैरह चाहिए होंगी, गन्स वगैरह चाहिए होंगी, इनका स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना चाहिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के थ्रू, जिससे कि हॉइट्जर्स गन्स जो हम यूज़ करते हैं, स्मॉल आर्म्स हो गए, एम्यूनिशन हो गए, एयर लॉन्च्ड गाइडेड वेपन्स हो गए, इन सब चीज़ों की हमारे पास कमी ना चले पड़े। तो एम होना चाहिए कि हम मास प्रोडक्शन करें वास्ट क्वांटिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जब भी नेसेसरी हो सके। इसके लिए अगर हमें एक्विजिशन या लाइसेंसिंग करनी पड़े फॉरेन एम्यूनिशन की तो इसके लिए भी हमें जो है कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो स्टेट रन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं इनको ये स्ट्रगल कर रही हैं रिलायबल शेल्स बनाने के लिए। आर्मी गन्स जो हैं ये हमेशा जो है अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए और चाइना की जो मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसको बर्बाद करने की क्षमता रखने लायक होनी चाहिए। फिर मिलिट्री मैन पावर को भी रिफॉर्म करना है जिससे कि हमारी जो पर्सनल कॉस्ट है वो कम आ सके और जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको रीबैलेंस किया जा सके। अब मिलिट्री प्लानिंग, ट्रेनिंग, एक्विजिशन, इन सभी चीज़ों को जो है हमारा इसमें जो है प्रमोशन साइकिल्स हो गए, रिटायरमेंट स्केड्यूल्स हो गए, इन सब चीज़ों को जो है दोबारा से रीलुक करना चाहिए जिससे कि हम कॉस्ट का रेशनलाइजेशन कर सकें। तो ये कुछ और एरियाज़ हैं, ये कुछ और सजेशंस हैं जो अपने आप आंसर में डाल सकते हैं जिससे कि हमारा जो चाइना से डील करने की स्ट्रैटेजी है वो देखिए अगर आप सोचेंगे ना तो इतनी चीज़ें आप नहीं सोच पाते। बहुत सारे आज आपको नए पॉइंट्स मिले होंगे इस आर्टिकल के थ्रू, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो चाइना को कंटेन करने की स्ट्रैटेजी है वो मजबूत हो सके। मियोपिया ऑफ 2020 हाइंडसाइट, ये जो एडिटोरियल है ये अगर आप पढ़ेंगे तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है ओपन लेटर जैसा है। इसमें जो टेकअवेज हैं वो बहुत कम है। तो जो टेकअवेज हैं वो मैंने आपके हाईलाइट करके रखे हुए हैं। ये पहला पैराग्राफ आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। डिसएंगेजमेंट इन सियाचिन, देखिए लिखा गया है श्याम सरन जी के द्वारा। श्याम सरन जी एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं ये मनमोहन सिंह के टाइम में, और इनके ऊपर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। बेसिकली देखिए मनमोहन सिंह जी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सियाचिन को जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। तो उस वक्त ये जो है फॉरेन सेक्रेटरी थे और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैथिंग कमेंट किए गए थे मीडिया में और इंटरनेट के ऊपर, तो उसका उन्होंने जो है आंसर इस एडिटोरियल के माध्यम से दिया है। तो बेसिकली देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं। अब यहाँ से आपके जो टेकअवेज हैं वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप चाइना का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं वहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सियाचिन में भी हमने डिसएंगेजमेंट किया था और वो जो डिसएंगेजमेंट था उसको उसी तरह से हम जो है डिसएंगेज करने की कोशिश अगर करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे डिसएंगेजमेंट इन सियाचिन कैसे हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की अगर हम बात करें तो इस वक्त काफ़ी लो है, अपने एकदम लोएस्ट लिमिट पे हैं। ये हमने कल के एडिटोरियल में भी देखा था। तो यहाँ पे देखिए आज जो इनकी पोजीशन है इंडिया पाकिस्तान की वो कुछ साल पहले नहीं थी। आज जो हमारे रिलेशंस हैं वो कुछ साल पहले लो हमेशा से रहे हैं, बट इस वक्त जो डायनामिक्स हैं वो पहले ऐसे डायनामिक्स नहीं थे। तो इसीलिए जब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो हम जो है फ्यूचर को देख करके बनाते हैं, पास्ट से बेस करके तब फ्यूचर को देख करके बनाते हैं पॉलिसीज़। हम ये नहीं देखते कि हमारी पॉलिसीज़ का जो है हमें नहीं पता होता है कि हमारी पॉलिसीज़ का जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है इसी वजह से ये लिखा गया है कि उन्होंने इनका कहना है कि इन्होंने जब डिसएंगेजमेंट किया था या डिसएंगेजमेंट का जो
एक डिसीजन लिया था, वो पहली बात तो इनका अकेले का डिसीजन नहीं था। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का डिसीजन, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था इनके डिसीजन को। तीसरी चीज़ ये थी कि बेस्ट जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव था उस वक्त, उस बेसिस पर उन्होंने डिसीजन लिया था। तो डिसंगेजमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस का हुआ था सियाचिन से, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की टॉक्स के ऊपर था। काफ़ी साल से गवर्नमेंट्स जो है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स बात कर रही थी कि किस तरह से सियाचिन के ऊपर, सियाचिन वाले एरिया से डिसंगेज किया जाए। जो स्ट्राइकिंग पॉइंट था वो ये था कि पाकिस्तान जो है रिफ्यूज़ कर रहा था जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है उसको एग्री करने के लिए, और इसी वजह से जो नई पोजीशन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ी। इसके लिए जो है नई पोजीशंस ड्रॉ करनी पड़ रही थी। नेगोशिएशंस हुए थे दोनों साइड में। पाकिस्तान ने फाइनली जो है कंसीड कर दिया था, पाकिस्तान फाइनली मान गया था। तो जो डिसंगेजमेंट किया गया था वो फेज्ड मैनर में किया गया था, फेजेस में किया गया था। लेस रिस्की जो एरियाज थे वहाँ पे पहले डिसंगेजमेंट किया गया था, और उसके बाद जो है सब्सिक्वेंट फेजेस में डिसंगेजमेंट किया गया था। ये चीज़ आप अभी फिलहाल उसमें भी देख रहे हैं, चाइना को के संबंधित भी देख रहे हैं। पहले गलवान वैली से डिसंगेजमेंट किया गया, फिर पांगोंग सो में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप है वहाँ पे अभी डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है। तो फेजेस में जो है डिसंगेजमेंट होता है। अब डिसंगेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपनी टेरिटरी सरेंडर कर दी है, तो ये चीज़ गलत होती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि बार बार जो है इनको बोला जा रहा है कि टेरिटरी सरेंडर की थी आपने, तो ये चीज़ गलत है। इनका यहाँ पे क्लियर ये कर रहे हैं कि डिसंगेजमेंट का मतलब टेरिटरी सरेंडर करना नहीं होता। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि जो एग्रीमेंट आया था ये कैबिनेट कमेटी की ने जो है इसको अप्रूव नहीं किया था, इसीलिए ये परस्यू नहीं हो पाया था। उसके अलावा ये जो भी डिसंगेजमेंट का इनकी तरफ से जो ब्लूप्रिंट आया था वो इन्होंने अकेले ने फॉर्मुलेट नहीं किया था, गवर्नमेंट सिस्टम एज अ होल, पूरे गवर्नमेंट सिस्टम ने फॉर्मुलेट किया था। अब उसके बाद ये बीच का पैराग्राफ हमें कुछ नहीं पढ़ना है, अगेन यहाँ पे जो है पूरा पर्सनल प्रोपेगेंडा है। ऐसे में अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि जब भी हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो ये आपके लिए एज अ पॉलिसी मेकर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल को आप भी पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो देखिए हमेशा क्या होता है कि पॉलिसी मेकिंग की एक पॉलिसी पैरालिसिस, आपने एक वर्ड सुना होगा। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब होता है एक बार आपने पॉलिसी बना दी, अब उसको जब हम फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में बैठ करके उस पॉलिसी का जो है पोस्टमार्टम करना काफ़ी इजी होता है। बट जब हम प्रेजेंट में पॉलिसी बना रहे होते हैं उस वक्त देखिए काफ़ी सारे प्रेशर्स होते हैं, और हमें जो है एक फोरसाइट नहीं होती है, हमें नहीं पता होता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये हमारी पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम अपने बेस्ट पॉसिबल गेस को यूज़ करके तब पॉलिसी मेकिंग करते हैं। अब अगर पॉलिसी को कंटिन्यूसली जो है क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, या फिर बार बार जब इवेंट ख़त्म हो गया तब उसको जो है रिवाइज़ किया जाए, उसकी छोटी छोटी कमियों को अगर गिनाया जाए, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक डर रहेगा, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं कर पाएंगे, और यहाँ से जो है पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि उनको डर रहेगा कि अगर उनकी पॉलिसी गलत हो गई तो बार बार जो है उनको ब्लेम किया जाएगा। तो इससे जो है पैरालिसिस डिप्लोमेसी हो जाती है। इसीलिए जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हमेशा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिकली अगर फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करनी है तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि मतलब क्या हमारे रिलेशंस थे, और क्या जो है कंट्री का, फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना से रिलेटेड पॉलिसी बना रहे हैं तो हम ये देखना चाहेंगे कि चाइना हिस्टोरिकली किस तरह से बिहेव करता है, उसके बेसिस पर हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब पॉलिसीज़ पैन आउट होती है तब हमें पता चलता है कि कितने हमारे डिसीजन सही हुए और कितने हमारी एरर हुई जजमेंट में। बट सक्सेस और फेलियर जो है प्रॉपर्ली तभी एसेस किया जा सकता है जब उनको जो है हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की लाइट में देखा जाए कि उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे, जब ये पॉलिसी बनी थी तब क्या सर्कमस्टांसेस थे। हमेशा इस बेसिस पे पॉलिसी की जो है जजमेंट की जानी चाहिए। हम पॉलिसीज़ को जो है हिस्ट्री के प्रिज्म से जज करना चाहिए, प्रेजेंट के प्रिज्म से हमें पॉलिसी को जज नहीं करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टर्न के सपोर्ट की बात करें पाकिस्तान को लेकर के, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ पाकिस्तान को फ्रीली सपोर्ट करती थी 1960s में, 70s में, 1990s में। तो ये क्या उनकी एक अच्छी मूव थी या नहीं? हमारा जो है सोवियत यूनियन के साथ एक बहुत अच्छा गहरा संबंध था, अब धीरे धीरे हमारे जो रिलेशन है सोवियत के साथ या रशिया के साथ दूर होते जा रहे हैं, तो क्या ये हमारी जो है फेलियर है? तो ये सारी चीज़ें देखिए ये हम प्रेजेंट के प्रिज्म से पास्ट की पॉलिसीज़ को जज नहीं कर सकते, हमेशा कंडीशंस अलग अलग होती हैं, ये चीज़ इन्होंने बताने की कोशिश की है।
सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंडिया की पॉलिसी की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो ये है कि ब्रॉड नेशनल कंसेंसस होता है। कोई भी पार्टी पावर में आए, मोर और लेस वो सिमिलर पॉलिसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा लुक ईस्ट पॉलिसी। नाउ लुक ईस्ट पॉलिसी किसने फॉर्मुलेट की थी? ये जो है आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको फॉर्मुलेट किया था, और इसको जो है आगे गुजराल डॉक्ट्रिन के बेसिस पे इसको फॉर्मुलेट किया गया था। गुजराल जी ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। और मोदी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें या एनडीए गवर्नमेंट की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा जो है उसका इम्पेचस लुक ईस्ट पॉलिसी पे रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक अच्छी बात है, डेमोक्रेसी की जो अच्छी बात होती है, वो नेशनल कंसेंसस होता है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, और इससे जो है कंटिन्यूटी बनी रहती है, कोहेरेंस बनी रहती है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। बहुत सारे लीडर्स जो है कभी कभी देखिए हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट यूजुअली क्या होता है कि जो हमारी पास्ट पॉलिसी है उसके बेसिस पर हम फ्यूचर पॉलिसीज बनाते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, बट हमारा जो इंडिया का इंटरेस्ट है वो फर्मली और जुडिशियसली जो है हर पॉलिसी मेकर या हर गवर्नमेंट ने अपहोल्ड किया है। ये हम हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। हिस्टोरिकली देखिए गवर्नमेंट को उस वक्त क्या लगा, गवर्नमेंट को बेस्ट जजमेंट से जो भी बेस्ट लगा इंडिया के हित में, वैसे ही अभी तक हमने वो लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं। अल्टीमेटली जो पॉलिसी मेकर है कॉन्स्टेंटली अगर उसको बार बार जो है डोमेस्टिक प्रिज्म से अगर उससे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग कराई जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग बेहतर नहीं हो पाएगी, एल्बो स्पेस बहुत कम मिलता है। अल्टीमेटली एज अ फॉरेन सेक्रेटरी इनका कहना है कि अभी तक जितने भी इन्होंने जो है एज ए फॉरेन सेक्रेटरी इन्होंने बहुत सारे लोगों के अंडर में काम किया है। एज एन IAS ऑफिसर बहुत सारी गवर्नमेंट्स में इन्होंने अपनी जो है रोल निभाए हैं, अपनी सर्विसेज दी हैं। सो श्याम चरण जी का कहना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द पावर, उन्होंने ये पाया कि हर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक भी मोमेंट के लिए उसने इंडिया के इंटरेस्ट को सर्वोपरि, ऐसा नहीं है कि किसी ने इंडिया के इंटरेस्ट को सर्वोपरि ना रखा हो, एक भी मिनट के लिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इंडिया के जो इंटरेस्ट है उनको पीछे नहीं किया है। चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो जनता दल की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट ने, हर प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के इंटरेस्ट को अपहोल्ड किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल एक सेंसलेस डेथ्स है। अब ये देखिए, यहाँ से आप इसको एज ए केस स्टडी में ले सकते हैं कि एक फादर सन डिवोर्स जिसने जो है लॉकडाउन का वायलेशन किया था, उसको जो है कहीं ना कहीं उसका कस्टोडियल वायलेंस में इंजरी होने की वजह से डेथ हो गई। तो ये कहीं ना कहीं इसको आप ऐसे केस स्टडी में ले सकते हैं एथिक्स की। या फिर आप जो है पुलिस की जो ब्रूटैलिटी है, जहाँ पुलिस रिफॉर्म्स की बात आती है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं इस आर्टिकल में, क्योंकि अगेन प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, पढ़ने वाला बहुत कम है। यहाँ से आप ले सकते हैं पुलिस जो है यहाँ पे जो एक कस्टोडियल डेथ हुई है, इसमें पुलिस को रजिस्टर करना चाहिए केस ऑफ मर्डर, और इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। कस्टोडियल डेथ जो कि परवेजिव टॉर्चर की वजह से होती हैं, पुलिस एक्शन के टॉर्चर के, पुलिस स्टेशन में टॉर्चर की वजह से होती हैं, उस क्राइम को के एडमिशन की वजह के लिए ये अनकॉमन नहीं है रिग्रेटेबली, बट पुलिस को जो है अपनी पावर और अथॉरिटी को अपने पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। इस ऐसे में पुलिस रिफॉर्म्स की जो है काफ़ी नीड है। तो ये एक ओवरड्यू है, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, और उसको जो है आप यहाँ से ऑगमेंट कर सकते हैं। बस इतना इस आर्टिकल में आपको देखना है। नेक्स्ट आर्टिकल शट एंड ओपन। अगेन पैंडेमिक्स जो है काफ़ी चल रहे हैं, बट टेनिस जो है धीरे धीरे रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है नॉर्मल। तो यहाँ पे अगेन ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करें तो रीस्टार्ट करने के लिए बहुत सारे चैलेंज हैं। देखिए ग्रैंड स्लैम जैसे कि US है, वो एक मेजर कॉन्फ्लुएंस है, वहाँ पे बहुत सारे लोग वर्ल्ड के बेस्ट टेनिस प्लेयर्स आते हैं, फैंस आते हैं। तो इसको जो है बायोसिक्योर बबल में खेलना, जहाँ पे कोई सपोर्टर ना हो, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हो, स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हो, और रिग्रस कोरोना वायरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हों, तभी जो है आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो है अभी जैसे नोवाक जो एड्रिया टूर पे हुआ था, वैसा ही फेस करने को मिलेगा। तो एड्रिया टूर में क्या हुआ, नोवाक जोकोविक जो कि इसके जो है एक वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स थे, इन्होंने ये जो है अब कोविड से पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, और इनके अलावा और भी जो है 4 प्लेयर्स के आसपास जो है कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। तो ये जो वर्ल्ड नंबर 1 है नोवाक
जोकोविक, और उसके अलावा ये एटीपी के जो है एटीपी प्लेयर काउंसिल के करंट प्रेसिडेंट भी हैं। तो ऐसे में इनके द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखा गया था, फिर उसके अलावा जो है WHO की गाइडलाइंस को फ्लाउट किया गया था, मास्क नहीं पहना गया था, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं की गई थी। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो मिस्टेक्स हैं, ये हमें अवॉइड करनी है अगर हमें कोई भी गेम रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ देखिए, अब जो टेनिस कैलेंडर है उसको जियोपॉर्डी में अगर हमें नहीं डालना है, मतलब अगर उसे हमें फिर से बर्बाद नहीं करना है या फिर प्रॉब्लम में नहीं डालना है, तो हमें जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, हम ये जो टेनिस मूवमेंट्स हो गए, टेनिस टूर्नामेंट्स हो गए, या कोई भी स्पोर्ट टूर्नामेंट हो, ये एक फर्टाइल ग्राउंड हो जाएगा कोरोना वायरस के स्प्रेड का। और जो हाई हमारे जो लीडिंग प्लेयर्स हैं, जो हमारे एक बहुत अच्छे जो एथलीट्स हैं, वो ग्रसित हो सकते हैं कोरोना वायरस से। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए फिजिकल डिस्टेंसिंग को अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो ये स्पोर्ट्स ऐसा होता है कि स्वेट वगैरह एक्सचेंज होता है, फिर आपकी जो है रिगरस शेड्यूल होता है, तो वहाँ पे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जो है कॉशन को अपनाना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम स्पोर्ट्स को रिस्टार्ट कर पाएंगे। अदरवाइज स्पोर्ट्स को अगेन जो है ठंडे बस्ते में जाना पड़ेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।